हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा जल प्रबंधन। हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक पर है तो लोग फसल प्रणाली अध्याय 4 है कि मृदा जल प्रबंधन। तो दोस्तों मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अच्छा लगता हो तो, और साथ में मेरा ये भी देखिए बीपीएससी से रिलेटेड एक अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो भी देखिए जो कि आपको फ़ायदा करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा एवं जल प्रबंधन। मृदा एवं जल के बिना फसल उत्पादन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। मृदा गुणवत्ता जल की उपलब्धि श्रेणी फसल उत्पादन की आधारशिला है, अतः इनका वैज्ञानिक और तार्किक प्रबंधन कृषि अपरिहार्य पहलू है। देखते हैं फसलों की जल की आवश्यकता। जल ही पौधा का जीवन है। पौधे के जीवन में जल निम्नलिखित भूमिका है। क पौधे के शरीर का लगभग 70% भाग जल है। प्रारंभ में जल की आवश्यकता बीज के फूलों कर बीज के बाहरी आवरणों को कमजोर करना है, ताकि नव विकसित पौधे बीज के उस आवरण को भेद कर बाहर निकल आए। ग जल मिट्टी के उपलब्ध पोषक तत्वों को घुलाता है। इसके बिना पोषक तत्व पौधे के शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। ज्ञानतः हो सकता है पोषक तत्व केवल अपने आयनिक रूप में पौधे के उपलब्ध हो सके, जो कि अनुपस्थिति में संभव ही नहीं है। घ शरीर के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक अवयव जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्पीकरण अथवा एमिनो एसिड का संयोजन तथा जिस पौधे के शरीर का निर्माण होता है। अंग पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपलब्धि स्रोत जल एवं वायु ही जिनमें पौधे की शरीर निर्मित होती है। च पौधा मिट्टी जितना जल ग्रहण करता है उसका 90% ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों के रंध्रों से जल निकास की वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। केवल जल का 1% भाग ही पौधे के शरीर में रहकर सारी जटिल संश्लेषण एवं विघटन प्रक्रिया को पूर्ति सहायक सिद्ध होता है। 6 जल के अभाव में पौधे सूखकर अंत में मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। फसलों उत्पादन की जल की उपलब्धता। पृथ्वी पर उपलब्ध सारे जल का केवल 2.6% मीठा शेष समुद्री खारा जल है। इस मीठे जल का भी 77.23 ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। शेष 0.6% भाग नदियाँ, तालाबों, संग्रहित भूमि नमी के रूप में उपस्थित भूमिगरीय के रूप में संग्रहित होता है। अब देखते हैं मिट्टी की उपलब्धता के नमी की गणना कैसे करते हैं। मिट्टी में उपलब्ध नमी की गणना एवं मिट्टी की मात्रा आयतन के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। मिट्टी में जल की उपलब्ध मिट्टी की मात्रा आयतन के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। मिट्टी की उपलब्ध मात्रा उपलब्ध जल की वजन ग्राम बट्टा सूखी मिट्टी का वजन गुने 100। मिट्टी को उपलब्ध जल आयतन % में है। उपलब्ध जल वजन सूखी मिट्टी का वजन गुने 100 यानी पूर्ण घनत्व आएगा BD। इसकी प्रकार के व्यक्त किया जा सकता है PV गुने PD गुने BD। BD यानी बुल्क डेंसिटी पर पुंज घनत्व। मिट्टी की गहराई के हिसाब से उपलब्धता मिट्टी की गणना। जल की मात्रा PD गुने BD गुने डिप्थ ऑफ सॉइल, जल की गहराई इसको बोलते हैं 100। PD जल की मात्रा वजन के आधार पर करते हैं। जल की मात्रा PV गुने D बटा 100। PV जल की आयतन आधार होती है। मिट्टी जल की धारण क्षमता।
मिट्टी हमेशा दो प्रकार के रंध्र में बनते हैं, दीर्घ रंध्र तथा सूक्ष्म रंध्र। वर्षा या सिंचाई के बाद दोनों प्रकार के रंध्र जल पूरी तरह से भर जाते हैं। अतिरिक्त जल या धरातल से बाहर बहकर नालों या अन्य खेतों में चला जाता है अथवा मिट्टी की रसायन परिणाम स्वरूप गहराई में जाकर भूगर्भ जल अथवा मिट्टी की ही निचली परतों पर हिस्सा बन जाता है, जो पौधों की जड़ों में पहुंचकर दूर होता है। जब मिट्टी की सूक्ष्म दीर्घ रंध्र जल भर होते हैं, अतिरिक्त जल या बाहर बहकर अत्यंत चला जाता है अथवा रिस्क कर पौधे में पहुंच से बाहर चला जाता है, तो उसे संतृप्त मृदा या अधिकतम जल धारण क्षमता कहते हैं, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। जब ऊपर अनावश्यक बढ़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आंतरिक स्रोत एवं द्वारा भूगर्भीय जल की मिट्टी निचली तहों तक उतर जाता है, तो उसे मिड फीड कैपेसिटी कहते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल जल नीचे चला जाता है तो दीर्घ रंध्रों में जल उसी से के साथ निकल जाता है और उनके स्थान में वायु में ग्रहण कर लेता है, अर्थात फील्ड कैपेसिटी की अवस्था में सारे सूक्ष्म रंध्र जल दीर्घ रंध्र हवा में भर जाते हैं। संतृप्त भूमि तुलना में फील्ड कैपेसिटी की मिट्टी की जल की मात्रा लगभग आधी हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी की कणों धारित जल फील्डिंग कैपेसिटी कहलाता है। फसलों की जल की आवश्यकता की गणना। विभिन्न फसलों के लिए जल आवश्यकता गणना करने के लिए कुछ सिंचाई जुड़े शब्दों का समझना अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन पौधे की पत्तीय रंध्र होते हैं तथा पौधे की मिट्टी जितनी ग्रहण करना है उनका लगभग 99% पन रंध्रों में बाहर निकाल देते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि हमें इस बात की जानकारी हो कि इकाई क्षेत्र में लगी फसल पौधे की कितनी वाष्पोत्सर्जन करेगी, तो जल की मात्रा व पौधे की जल की आवश्यकता समझी जाएगी। इवेपोट्रांसपिरेशन। किसी खेत में लगे पौधे जब पारंधो वाष्प कर रहे होते हैं तब मिट्टी और पौधे विभिन्न सतह में कुछ वाष्पीकरण होता है। अतः वाष्पोत्सर्जन एवं पारंधो वाष्पोत्सर्जन योग वस्तुत पौधे की कुछ जल की आवश्यकता हुई। यह वाष्पोत्सर्जन ही वस्तुतः के रूप में माना जाता है। इस प्रकार कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर, वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस चयापचय के लिए जल इसी आधार फसल की जल आवश्यकता पर निर्धारित करती है। सिंचाई की जल की आवश्यकता देख लेते हैं। सिंचाई स्रोत से खेत पहुंचने में अनेक प्रकार की जल शक्ति जैसे नालियाँ रुकावट, नालियाँ का टूटना होना, बहते पानी के वाष्पीकरण इत्यादि हो सकते हैं। कभी कभी कदवा या बुआई के सिंचाई इत्यादि अतिरिक्त आवश्यकता भी होती है। उसी प्रकार इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट, IR वाटर रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव रिफिल AR ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन। मिट्टी की नमी मापे कैसे करें? मिट्टी की नमी की माप कैसे करें? नमूने की मिट्टी कोई मात्रा में तौल ले। मान लिए W1 हुआ। इस मिट्टी को 105 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके लगातार एक ही वजन 3 बार ना मिल जाए। उस वजन को W2 अंकित करें। W1 W2 मिट्टी पर उपस्थित जल की वजन हुआ। अब मिट्टी की नमी वजन के आधार पर PD गुने W1 W2 से गुने 100 कर देंगे तो इसका आ जाएगा। यदि इस सूत्र की भूमिका उपस्थित जल PV निकाल लें तो नमी आयतन के आधार पर PD गुने BD गुने डेंसिटी यानी पूर्ण घनत्व यदि PV ज्ञात हो जाएगा। नमी के वजन के आधार पर PD गुने BD। यदि भी कहा जा चुका है कि फील्ड कैपेसिटी परमानेंट विल्टिंग
0.33 बार से 15 बार वायुमंडल दाब तथा मृदा जल उपलब्ध जल कहलाता है। परंतु ये सच है कि फील्ड कैपेसिटी तक नमी ही एक समान नहीं उपलब्ध होती है। FC कुछ नीचे तक जल पौधे का एक समान उपलब्ध होता है। धीरे धीरे घटते हुए PBWP पर शून्य बिंदु पहुंच जाता है। जब यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि सिंचाई आवश्यकता तभी पड़ जाती है जब तक लगभग 50% उपलब्ध मृदा जल की खर्च होता है। विभिन्न फसलों के लिए सीमा पर परिवर्तन अपेक्षित होता है, परंतु यह भी इतना सच है कि सिंचाई के लिए PBWP पहुंचाने की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसी पहलू ने इस बात की आवश्यकता के पर बल दिया है कि सुनिश्चित किया जाता है कि फसल सिंचाई कब दी जाए। पौधे की अवस्था। पौधे अपने जीवन काल में कुछ क्रांतिक अवस्था से गुजरते हैं जब उन्हें अतिरिक्त नमी के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि क्रांतिक अवस्था से नमी की कमी हुई तो उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसकी पूर्ति के बाद ही में नमी ही हो सकती है। इस क्रांतिक अवस्था में पौधे या तो अपने प्रजनन काल में प्रवेश करते हैं या परागण होते हैं, दोनों का भराव होता है। विभिन्न फसलों में यह अवस्थाएं अलग अलग हो सकती है। कुछ फसलें की क्रांतिक अवस्थाएं: धान बल्लिया का निर्माण, प्रारंभ पुष्पन। गेहूँ शीश जड़ निकलने की अवस्था, तने में। मक्का जुड़ाव की अवस्था, दोनों दानों में दूध की अवस्था। तीव्रतम वनस्पति वृद्धि अवस्था, घुटने की ऊंचाई तक अवस्था, यह दान बाल निकलने पर। अरहर, चना, मूंग, उड़द का देख लेते हैं। 50% पुष्पों के निर्माण पर, पुष्पन की फलियों के निर्माण के प्रारंभिक अवस्था। आलू कंडों के निर्माण प्रारंभ से लेकर कंडों का पूर्ण बढ़ाव तक। प्याज बल्ब बनने की शुरुआत से लेकर पूर्ण आकार तक। सामान्य अन्य फसलों में पुष्पन एवं दानों भराव के समय क्रांतिक होता है। इन अवस्थाओं में मृदा में नमी की कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे सिंचाई की आवश्यकता की अनुमान विधियाँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा और मैं आपको अच्छा से समझाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। तो मैं प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।